जय हिंद मित्रों, मैं हूं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया। हमारे YouTube चैनल LML जनता की आवाज़ की तरफ से मित्रों, आज एक हम जो गुड़गांव के एक व्यापारी के साथ और भाजपा समर्थित व्यापारियों ने ही गलत किया और दिन दहाड़े डकैती मार करके उस व्यापारी दुकानदार की दुकान में ताले तोड़ करके माल लूट लिया गया। जबरदस्त डकैती का एक किस्म से डकैती मारी गई। तो हमारे सभी दर्शकों के लिए आज हम एक ये बड़ी अपराध से जुड़ी हुई कहानी बताने जा रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में और साइबर सिटी गुड़गांव जैसे शहर के ग्रीवेंस कमेटी के चेयरपर्सन खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी खट्टर हो और वहां पर अपराध इतना बेलगाम हो चुका हो कि पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस पर कोई नियंत्रण ना किया जा रहा हो। दूसरी तरफ एक जो व्यापारी हो और अग्रवाल समाज का व्यापारी हो और उसकी दुकान के जबरन ताले तोड़ करके डकैती मार करके उसका माल लूट लेना, वो भी एक अग्रवाल समाज के भाजपा समर्थित व्यापारियों के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है, उसका आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। बिल्कुल विस्तार से नंबर वाइज सारा हम खुलासा करेंगे कि किस प्रकार भाजपा समर्थित व्यापारियों ने अग्रवाल समाज के व्यापारियों ने ही एक अग्रवाल समाज के व्यापारी की ही दिन में दुकान के जबरन ताले तोड़ करके किस प्रकार उसका माल निकाला। तो ये हम आपसे सभी दर्शकों को ये बहुत बड़ी दर्दनाक एक कहानी बताने जा रहे हैं पूरी विस्तार से। तो मित्रों, ये जो मामला है ये गुड़गांव के बादशाहपुर विधानसभा इलाके का सेक्टर 66 में जो वाटिका हॉस्पिटल है उसके सामने एक जो प्रॉपर्टी है, यहाँ बहुत समृद्ध परिवार है और भाजपा समर्थित परिवार है। विनय मंगला जी का, उनके परिवार की यहाँ प्रॉपर्टी है, करीबन कई दुकानें हैं उनकी, और उनमें से जो दुकान नंबर 17 और दुकान नंबर 18 के जो मालिक हैं, जैसा हमें पीड़ित परिवार है वो दिल्ली से मेहरौली कुतुब मेहरौली के रहने वाले अमित कुमार गुप्ता। तो उन्होंने हमारे से संपर्क किया और संपर्क करके जैसे उन्होंने विस्तार से बताया सारी स्थिति को, तो जो अमित कुमार गुप्ता दिल्ली कुतुब मेहरौली के रहने वाले हैं, उनका एक सैरेमिक टाइल्स का शोरूम सिकंदरपुर की मार्केट में है और दूसरा उन्होंने सैरेमिक टाइल्स का शोरूम अपना व्यापार का यहाँ पर जो 1 सितंबर 2021 को उन्होंने विनय मंगला के जो भाई मुकेश मंगला हैं जो US में रहते हैं, उनकी बादशाहपुर की वाटिका हॉस्पिटल के सामने दुकान नंबर 17 और 18 नंबर जो प्लॉट है वो 2000 स्क्वायर फीट का लगभग है, उसका वो किराए पर लीज पर लिया था। और अमित कुमार गुप्ता जी का कहना है, जब हमारी बातचीत हुई विस्तार से उनसे, उनका अमित कुमार जी गुप्ता जी का कहना है कि वर्बली तौर पे उन्होंने वो 5 साल के लिए हमें लीज पे दिया था। लीज एग्रीमेंट बनना था, परंतु मुकेश कुमार जी US में थे, इसलिए कह दिया गया था कि लीज एग्रीमेंट आपका जब वो अमेरिका से आएंगे आपका 5 साल का बनवा दिया जाएगा। तो मित्रों, ये सितंबर 2021 में ये जो जगह है 2000 स्क्वायर फीट की लगभग, ये विनय मंगला के भाई मुकेश मंगला की, उन्होंने एक अपना व्यापार का सैरेमिक टाइल्स का शोरूम बनाने के लिए लीज पर लिया। लीज पर लगभग 2000 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है और जिसकी साइज है 32 फुट बाई 65 फुट, 32 फुट बाई 65 फुट, लगभग 2000 स्क्वायर फीट उन्होंने किराए पर लिया और उनको कहा गया कि लीज एग्रीमेंट आपका जब मुकेश जी US से आएंगे तो आपका बनवा दिया जाएगा। सितंबर 2021 से लेने के बाद उन्होंने अक्टूबर 2021 में उस दुकान के अंदर लगभग अपना फर्नीचर माल कि उनके कहने के अनुसार जो उन्होंने बताया अमित कुमार गुप्ता जी ने कि उनके हवाले से उन्होंने लगभग 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इस शोरूम में कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और किराया जो इनका तय हुआ था 1,30,000 रुपये महीना लीज रेंट तय हुआ था और 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी इन्होंने विनय मंगला को सौंपी थी, क्योंकि मुकेश मंगला की तरफ से जो सारा इस दुकान का प्रॉपर्टी का देख रहे थे वो विनय मंगला जी और एक विनय सिंगला दिल्ली के रहने वाले और अरविंद मंगला जी उनके भाई, ये इस प्रॉपर्टी का केयर टेकर के तौर पे देख रहे थे। तो ये जो किराया है 1,30,000 रुपये और सिक्योरिटी 2 लाख रुपए वो विनय मंगला जी को दी गई थी, अमित कुमार जी के द्वारा इन लोगों को।
और उसके बाद सब कुछ व्यापार उनका ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान जो घटना शुरू हुई जनवरी के महीने के अंदर, अमित कुमार जी के हवाले के अनुसार उन्होंने ये बताया कि जनवरी के महीने में अचानक इस दुकान के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से काफी नुकसान हुआ। उनके अनुसार जो जनवरी 2022 के अंदर बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे काफी नुकसान हुआ। और उन्होंने इस बात की सारी जानकारी विनय मंगला परिवार को भी दी और इनको भी दी। उनका नुकसान काफी हुआ, जबकि बीच में वो 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके थे, जिसमें 10 लाख रुपए का स्टॉक था। बाकी फर्नीचर, फिक्सचर और डेकोरेशन पे उन्होंने पैसा लगाया था। ये पीड़ित परिवार का ये कहना है कि हमने ये पैसा सोच के लगाया था कि हमें ये 5 साल के लिए लीज एग्रीमेंट हो जाएगी। और लीज एग्रीमेंट का इन्होंने कहा था कि जब मुकेश जी यूएस से आएंगे तो आपका लीज एग्रीमेंट लिखित में हो जाएगा। और ये सहज भी है एक बात कि कोई भी व्यापारी अगर बड़ा शोरूम खोलता है वो कोई 2, 4, 6 महीने के लिए नहीं खोलता, वो सालों साल के लिए खोलता है। और जब किराया ठीक दे रहे थे तो इस मामले के अंदर जो घटनाएं घटी हैं वो बड़ी डाउटफुल घटनाएं हैं। और जनवरी के अंदर जो बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी तो उसमें भी इनकी काफी नुकसान हुआ, इनकी शिकायत थी। दूसरा, पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने बाहर डेकोरेशन पे और काफी रिपेयरिंग पे भी अपनी तरफ से इन्होंने पैसा लगाया। उस जनवरी की शॉर्ट सर्किट के बाद फिर जो घटना घटनी शुरू हुई वो सीधा यानी कि 24 मार्च 2022 को अमित कुमार गुप्ता जी के कहने के अनुसार कि 24 मार्च 2022 को इनकी दुकान के आगे एक बड़ा खड्डा खुदवा दिया गया। इन्होंने जो आरोप लगाए अमित कुमार गुप्ता जी के जो परिवार के पीड़ित परिवार के जो आरोप हैं वो सीधे सीधे विनय मंगला परिवार पर आरोप हैं कि इन्होंने साजिश के तहत ही कि जो एक या तो यहाँ की निगम अथॉरिटी या कोई हाईवे अथॉरिटी के द्वारा जो एक जेसीबी से आगे जो खड्डा खुदवाया वो 10 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा इनकी दुकान के आगे खड्डा खुदवा दिया। अमित गुप्ता परिवार के आरोप हैं कि इन्होंने साजिशन यानी कि इन्होंने ये सोच लिया था कि लीज एग्रीमेंट बनवाना नहीं है और इनकी दुकान जो साजिशन खाली करवाने के लिए उन्होंने ये खड्डा खुदवाया। अमित गुप्ता परिवार के ये आरोप हैं क्लियर कि जी इन्होंने दुकान के आगे जो मार्च के महीने में जो 24 मार्च 2022 को 10 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा जो खड्डा खुदवाया उससे उनके ग्राहक आने बंद हो गए, जबकि वो किराया उस वक्त दे रहे थे। उनका कहना ये है कि वो मार्च तक का किराया इस दुकान का दे चुके हैं और 24 मार्च को जब खड्डा खुदवाया तो उन्होंने दुकान मालिकों के इन परिवार से, विनय मंगला परिवार से इस विषय पे बात की और इस विषय पे सारी बातचीत करी, परंतु कोई ज्यादा उनको पॉजिटिव उत्तर नहीं मिला इस बात का। और अमित कुमार गुप्ता व्यापारी परिवार के जो आरोप हैं सीधे सीधे कि उसके बाद उनके ग्राहक आने बंद हो गए, क्योंकि जब इतना बड़ा खड्डा को दुकान के आगे खुद जाता है तो नेचुरल बात है, स्वाभाविक बात है कि कस्टमर की आवाजावी बंद एक आम दुकानदार के आगे भी हो जाएगी। परंतु उन्होंने इसका कारण कोई नहीं बताया और यही कहते रहे कि सरकार ने खुदवाया है। इसके बाद सीधा सीधा जो मामला आता है कि जब इनकी दुकान बंद हो गई, इनकी दुकान बंद होने के बाद इनका खड्डा खुदवाने के बाद इनके जब ग्राहक नहीं आने शुरू तो अप्रैल में इनकी दुकान लगभग प्राय बंद हो गई। और ये दुकान बंद करने के बाद भी इन्होंने दुकान मालिकों को काफी बार कहा कि भी इस खड्डे का कोई इंतजाम कराओ ताकि मैं दुकान दोबारा से खोल सकूं, परंतु उन सब के बावजूद जो हमें जो पूरा बताया है अमित गुप्ता परिवार ने, वो खुलेआम ये आरोप लगे हैं कि इन्होंने साजिशन यानी कि उस खड्डे को तो जो ठीक करवाने की बजाय यानी कि कोई भी उस खड्डे को दोबारा भरवाया नहीं गया और उस खड्डे को भरवाने की बजाय ताकि इनका जो दुकान का हर्जा हो रहा था, उसके बावजूद जो अमित गुप्ता परिवार ने हमें बताया कि उनसे अनुसार 15 मई 2022 को विनय मंगला जी ने एक उन पे झूठी FIR बादशाहपुर थाने में दाखिल करवा दी, इन पे धमकी देने की और किराया ना देने की। तो 15 मई 2022 को एक झूठी FIR दर्ज करवा दी गई
उसके बाद जो पता लगा कि सीधा सीधा जब इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करी कि भी जो है हमारी दुकान जब खुलेगी जब ये खड्डा बंद हो जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक बात है अगर किसी दुकान के आगे इतना लंबा चौड़ा खड्डा खुद जाए और सरकार भी विनय मंगला परिवार के साथ हो, तो अगर खड्डा नहीं भरा जाएगा तो जानबूझ करके यानी कि वो सीधा सीधा किराएदार को नोटिस ना दे करके, जो कानूनी रूप है वो किराएदार को खाली करने का नोटिस देने का होता है। और किसी भी दुकानदार से अगर मान लो इनका लीज जो इन्होंने लीज ली सितंबर 2021 के अंदर और 2021 में लेने के बाद मात्र 7-8 महीने के बाद इतना बड़ा फर्नीचर और फिक्सर लगाने के बावजूद कि अगर नोटिस देते तो कानूनी बात समझ में आती खाली करने का, परंतु जब लीज एग्रीमेंट ही इन्होंने नहीं करवाया साजिशन और उसको पेंडिंग रखा साजिशन, तो ये नोटिस ना दे करके एफआईआर दर्ज करवाना भी एक व्यापारी को बेघर करने की, पूर्णता बर्बाद करने का ही मामला ये नजर आ रहा है। तो और हम आपको बता दें कि जब अमित कुमार गुप्ता जी और उनकी पत्नी जो राधा गुप्ता जी है, उनको जब मेरे बारे में पता लगा और हमारे चैनल के बारे में पता लगा तो उन्होंने हमारे से संपर्क किया। सभी दर्शकों से एक बात और बता देता हूं कि मैं पत्रकारिता के साथ साथ पिछले 20 वर्षों से पूरी ज्योतिष और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर भी सलाह दे रहा हूं। तो उनके परिवार ने मेरे को दिल्ली बुलाया और ज्योतिष की सलाह के लिए तब उन्होंने सारी बातें खोली, क्योंकि उन्होंने यहां तक मुझे बताया कि हम इस सारे मामले के लिए गुड़गांव के विधायक सुधीर सिंगला जी, पुलिस कमिश्नर गुड़गांव, जो हमारे हरियाणा के एडीजीपी सीआईडी जो हेड हैं आलोक मित्तल जी, और हरियाणा के गृह मंत्री जो अनिल विज जी और गुड़गांव पुलिस कमिश्नर सब पर जा चुके हैं, परंतु कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने इस मामले को बड़ा बारीकी से जब देखा और सारे डॉक्यूमेंट पढ़े तो बात नजर आई कि ये एक व्यापारी को बर्बाद करने की साजिश ही नजर आ रही है, जानबूझ करके व्यापारी को बर्बाद करने की साजिश नजर आ रही है। तो उसके बाद जब हमने सारा गहराई से इस बात को छाना नंबर वाइज क्रम से, तो इस सारे मामले के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद, एफआईआर की कॉपी पढ़ने के बाद जब ये पता लगा मुझे कि जो इस मामले में एक बड़ी दिलचस्प बात और निकल के आई कि जो पीड़ित परिवार है, जो अमित गुप्ता जी की पत्नी राधा गुप्ता जी हैं, वो बल्लभगढ़ के मूलतः रहने वाली हैं और इस वक्त दिल्ली कुतुब मेहरौली के इलाके में हैं। उनके पति दिल्ली के हैं अमित गुप्ता और वो बल्लभगढ़ की बेटी हैं। जो गुड़गांव के विधायक भारतीय जनता पार्टी के सुधीर सिंगला, वो उनकी पत्नी राधा गुप्ता के रिश्तेदार हैं। राधा गुप्ता की जो उन्होंने बताया, राधा गुप्ता नाम है कि उनकी भाभी के ये भतीजे लगते हैं गुड़गांव के भाजपा विधायक सुधीर सिंगला जी। और जो विनय मंगला जी है, वो जो हमारे हरियाणा के आरएसएस के प्रांत संघ चालक माननीय पवन जी जिंदल के बहुत नजदीकी रिश्तेदार है विनय मंगला। तो उनका सीधा सीधा अमित गुप्ता परिवार का, पीड़ित परिवार का यह बात सीधा सीधा कहना था कि जो जिन्होंने हमें बेघर किया है, हमारी सरेआम दिन में दुकान में डकैती डाली है, तो वो आरएसएस के प्रांत संघ चालक के रिश्तेदार हैं और जो गुड़गांव के विधायक हैं उनकी बात भी वो सुनी नहीं जा रही। इस मामले में आगे घटनाक्रम बताते हैं कि घटना का जब हमने पता किया तो सीधा सीधा ये नजर आया कि 15 मई को तो साजिशन एफआईआर इन पे दर्ज कराई विनय मंगला परिवार ने। उसके बाद जो 12 जून की जो घटना निकल के आती है, 12 जून 2022 को अचानक पड़ोसियों ने सूचना दी। अमित कुमार गुप्ता परिवार तो घर पे बैठा था, दुकान उनकी खुल नहीं रही थी क्योंकि खड्डे थे आगे, ग्राहक आ नहीं रहे थे। और उन्होंने बताया कि जो किराया उनका केवल अप्रैल और मई के महीने का बाकी था। मार्च तक का वो किराया दे चुके थे, अप्रैल और मई के महीने का किराया था। और उन्होंने ये कहा था कि ये खड्डा बंद हो जाए तो हम दुकान खोलेंगे और आपका किराया पूरा मिल जाएगा, 1,30,000 रुपये प्रति माह का। उनके मन में कोई बेईमानी नहीं थी, परंतु ये साजिशन जो नजर आ रही थी इस परिवार की तरफ से, विनय मंगला, मुकेश मंगला और अरविंद मंगला के परिवार की तरफ से साजिश नजर आ रही थी। तो उसके बाद 12 जून को अचानक 10-12 गुंडे आते हैं, अननोन पर्सन, और दुकान के ताले तोड़ के जबरन ताले तोड़ करके दुकान में से माल निकाला जाना शुरू हुआ। तो अमित कुमार गुप्ता जी का कहना है कि उनके पड़ोसियों का उनके पास फोन आया और उनकी पत्नी राधा गुप्ता वहां मौके पर पहुंची। मौके पे पहुंच के सीसीटीवी फुटेज भी देखी और रोकने का प्रयास किया और वो सारा माल वहां से निकाला जा रहा था। और दिन दहाड़े जबरन ताले तोड़ करके, ये तो मामला बिल्कुल एफआईआर से भी और मौका वारदात और सब लोगों से बातचीत करने के बाद हालात बिल्कुल असलियत है कि दिन दहाड़े ये डकैती मारी गई।
और सीसीटीवी फुटेज जो बताया मुझे राधा गुप्ता जी ने कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर विनय मंगला जी और उनका भाई तरुण मंगला जी बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे हैं। उसके बाद 12 जून 2022 को शाम को 5-6 बजे बाद वो जो स्टोकर वो जो दुकान की इसकी जो तो इस दुकान की चाबी एसएचओ बादशाहपुर के हवाले कर दी गई। उसके बाद उनका एक कहना हो रहा है कि कुछ दिन के बाद वहां पे एक शराब का ठेका खोल दिया गया, जबकि एसएचओ के पास कोई जवाब नहीं कि एसएचओ के पास चाबी थी इस दुकान की, तो वो उस चाबी कैसे सौंपी शराब के ठेके वालों को। और अब इसके बाद जब हमने पीड़ित परिवार से सारी बात करने के बाद पक्ष लेना चाहा, दूसरे पक्ष का भी बातचीत लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा पत्रकारिता का धर्म और फर्ज है कि एक पक्षीय कभी खबर नहीं लगानी चाहिए। तो मैंने विनय मंगला जी से बातचीत की। उन्होंने नॉर्मल तरीके से ये कहा कि जी ये इतना बड़ा कोई मामला नहीं था और ये केवल जो है दुकान का जो आगे खड्डा खुदा था वो भी हमने नहीं खुदवाया। उन्होंने विनय मंगला परिवार ने विनय मंगला जी ने मुझे ये कहा, और परंतु किराए का उन्होंने ये कहा कि फरवरी से इनका 4 महीने का किराया बाकी है। विनय मंगला जी ने यह बात कही कि मैं 4 महीने का किराया छोड़ दूंगा, 2 लाख की सिक्योरिटी वापस दे दूंगा और वो जो माल है वो पुलिस कस्टडी से उठा लें। अब यहां सवाल एक गंभीर खड़ा होता है। विनय मंगला जी एक बहुत बड़े समृद्ध गुड़गांव के माननीय व्यक्ति हैं, सम्मानित है, धनाढ्य हैं और आरएसएस के संघ चालक आपके पवन जिंदल जी के खास रिश्तेदार हैं। एक अग्रवाल समाज के और धनी व्यक्ति होने के नाते भी उनका ये जवाब नहीं बनता था जो मुझे जवाब दिया गया, यानी कि ये बात स्पष्ट है सीसीटीवी फुटेज में। दूसरा, एक दुकान मालिक और किराएदार के कानून के अनुसार भी मैंने बहुत से वकीलों से, बहुत से विद्वानों से राय ली है कि विनय मंगला जी ने कोई भी लीगल कानूनी नोटिस दुकान खाली करने का इस परिवार को नहीं दिया। तो ये मामला सीधा सीधा पुलिस के हिसाब से संज्ञान लेने वाला मामला बनता है। अब आइए कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की 16 जून को बहुत ज्यादा दबाव डालने के बाद इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई वो एफआईआर नंबर 235 है। एफआईआर नंबर 235 है और उसके 16 जून 2022 को बादशाहपुर थाने में दर्ज हुई है। और उसमें जो पार्टी बनाए गए विनय मंगला, उनका भाई अरविंद मंगला, उनका भाई मुकेश मंगला जो यूएस में रहते हैं, दिल्ली उनका निवास है, साथ में जो दिल्ली के उनके रिश्तेदार हैं विनय सिंगला जी, और साथ में 10-12 अननोन जो मजदूर या जो गुंडे बदमाश थे उनको पार्टी बनाया गया। और जो धाराएं जो उसमें लगी हैं वो आईपीसी का सेक्शन 34, आईपीसी का सेक्शन 389, 454 और 506, ये 4 सेक्शन लगे। एफआईआर नंबर 235 है और 16 जून 2022 को यह दर्ज हुई बादशाहपुर थाने के अंदर। अब सवाल ये आता है कि उन्होंने जो साजिशन और पुलिस से मिली भगत करके जो अमित गुप्ता परिवार के दोष हैं, जो आरोप हैं अमित गुप्ता परिवार की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं कि जो साजिशन उन्होंने अननोन 2 कोई मजदूर टाइप से गिरफ्तार करवाए और उनकी शायद कोई जमानत होगी, वो मैं एसएचओ साहब से भी मैंने बात की। विनय मंगला जी से बातचीत करने के बाद मैंने उनके रिश्तेदार विनय सिंगला जी से बातचीत की ताकि उनका पक्ष जान सके। उन्होंने इग्नोरेंस जाहिर की और इस बात को नजरअंदाज किया और ये बात कहा विनय सिंगला जी ने दिल्ली से कि मुझे कोई ज्यादा इस बात का पता नहीं, मैं केवल 1-2 बार गया। जबकि अमित गुप्ता परिवार का खुलेआम कहना है कि किराए लेने के लिए विनय सिंगला ही आता था, उनको सारी बात का मालूम था। उसके बाद फिर मैंने जो बातचीत करी, जो हम बादशाहपुर थाने के एसएचओ साहब से बातचीत की, उनसे जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने ये कहा कि इस केस के अंदर एफआईआर नंबर 235 जो दर्ज है अमित गुप्ता की तरफ से विनय मंगला परिवार पर, उस पर हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और ये प्रोसीडिंग के अंदर है और अभी हमारी कार्रवाई पेंडिंग है। ये शब्द उन्होंने कहे एसएचओ बादशाहपुर थाने ने एफआईआर नंबर 235 में। उसके बाद मैंने जो स्वयं गुड़गांव के विधायक सुधीर सिंगला जी से बात की, वहां बड़ी एक दिलचस्प बात निकल के आई, बड़ी चौंकाने वाली बात निकल के आई। सुधीर सिंगला जी ने कहा कि मेरे पास ये आए थे, राधा गुप्ता जी और मेरी रिश्तेदार हैं, परंतु मैंने इनको पुलिस कमिश्नर के पास भेजा था। उसके बाद मुझे पता लगा कि ये आरएसएस के प्रांत संघ चालक पवन जिंदल जी के पास गए हैं। अब पवन जिंदल जी तो पूरे हरियाणा के अधिकारी हैं। तो सुधीर सिंगला विधायक ने जवाब मुझे दिया कि भी अब मैं क्या करूं, वो तो सबसे बड़े सीनियर अधिकारी हैं। मतलब ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। तो इसका मायना क्या है? इसका मायना क्या ये है कि जो गुड़गांव के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, क्या उनको कोई इस प्रकार की पावर नहीं है? क्या वो सक्षम नहीं है पुलिस पे एक पीड़ित व्यापारी के खिलाफ
जिन्होंने सरेआम बगैर कानूनी नोटिस दिए किराएदार को बेघर किया और दिन में माल उठवाया, 10, 20, 30 लाख रुपए का नुकसान करवाया है, या मतलब उनके ये बात निकल के आ रही है। क्या इस कारण टाल मटोल हो रही है कि जो सुधीर गुप्ता इनका रिश्तेदार पीड़ित परिवार का, और उधर से जिन्होंने डकैती डाली है विनय मंगला परिवार के लोगों ने, गुंडों ने, है पवन जिंदल आरएसएस के प्रांत संचालक वहां रिश्तेदार, तो ये क्या मामला, इसलिए मामला दबाया जा रहा है। ये बड़े गंभीर प्रश्न जनता से भी हमने बात की, जनता गुड़गांव की जनता से भी उभर के आए हैं, ये बड़े गंभीर प्रश्न है। तो इसके बाद सुधीर सिंगला जी से बात करने के बाद फिर हमने गुड़गांव के एसीपी पुलिस, एसीपी साउथ से बात की। उन्होंने कहा कि हम कानूनी रूप से सारा इसमें कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। उसके बाद जो राकेश दौलतवादिया जो बादशाहपुर विधानसभा से विधायक है और हरियाणा सरकार में चेयरमैन है, उनके पीए से हमारी बात हुई। वो परसों चंडीगढ़ थे, उनके पीए से बात हुई। उनके पीए की जानकारी में मैंने एफआईआर नंबर वगैरह सब कुछ दिया। इतनी सारी बातचीत करने के बाद फिर मैंने पवन जिंदल जी जो हरियाणा प्रांत संघ चालक हैं उनके फोन पर प्रयास किया। उनके आज जो असिस्टेंट थे उन्होंने फोन उठाया, आज वो कहीं हरियाणा में किसी प्रांत की मीटिंग में हैं, तो उन्होंने कहा कि बाद में बात करेंगे। इस प्रकार से मैंने पूरा पक्ष लेकर के अब आज ये जो पीड़ित परिवार की तरफ से जो बातें निकल के आ रही हैं। दूसरा, इस सारे मामले के अंदर एक बहुत गंभीर मसला है कि अग्रवाल समाज के व्यापारी, जो पीड़ित परिवार है वो भी अग्रवाल, और जो जिन्होंने करा है वो भी अग्रवाल, विधायक भी अग्रवाल गुड़गांव का, और हरियाणा प्रांत के संचालक भी अग्रवाल और भाजपा समर्थित। तो एक इस प्रकार के व्यापारी को बगैर कानूनी नोटिस दिए दुकान खाली करवाना गैर कानूनी है, और आज तक उनकी कोई भी हरियाणा पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर से गुजारिश करता हूं, मैं मदन लाहौरिया क्रांतिवीर पत्रकार हमारे यूट्यूब चैनल एलएमएल जनता की आवाज की तरफ से, मनोहर लाल जी आप पर तो विश्वास है पूरे गुड़गांव का, और आप गुड़गांव की ग्रीवेंस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। इस पीड़ित परिवार को बुलाएं, ग्रीवेंस कमेटी के अंदर ये जो इनकी व्यथा सुने, इनकी शिकायत रखी जाए ग्रीवेंस कमेटी के अंदर, और ग्रीवेंस कमेटी के अंदर आप न्याय करें इस पीड़ित परिवार के साथ, ताकि एक जो दुकानदार व्यापारी अग्रवाल समाज का है उसके साथ दिन दहाड़े जबरन ताले तोड़ करके इस प्रकार 20-30 लाख का नुकसान उस परिवार का जो हुआ है, वो बहुत पीड़ित परिवार है और वो परिवार सारा डिप्रेशन के अंदर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नैतिक दायित्व बनता है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी उस परिवार को न्याय दिलवाएं और उन व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएं। एफआईआर नंबर 235 जो बादशाहपुर थाने की 16 जून 2022 की है, ये आगे इस कड़ी के अंदर आगे हम और भी वर्जन लेंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बार बार हम गुजारिश कर रहे हैं कि इस एफआईआर नंबर 235 16 जून 2022 की बादशाहपुर थाने की, इसको ग्रीवेंस कमेटी में रखवाया जाए और आरोपियों पर जो दोषी हैं उन दोषियों पर कार्रवाई करवाई जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।